नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो विभिन्न कर्मचारी साथी हैं वह अपना आयकर गणना पत्रक कैसे तैयार करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको आयकर गणना पत्रक से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था आपके लिए। उसमें हमने एनपीएस राशि को घटाया गया था। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार एनपीएस राशि को नहीं घटाना है। अब हमने नए सिरे से आयकर गणना पत्रक तैयार किया है और इसमें एक एक महत्वपूर्ण बिंदुवार जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। साथियों, आयकर गणना पत्रक भरने से पहले आपको मासिक संचित लेखा जो कि आपके माहवार वेतन को लेकर होगा, इसको भरकर तैयार करना होगा। इसके कॉलम आप देख सकते हैं, भली भांति परिचित होंगे। सबसे पहले वेतन के कॉलम है मूल वेतन और ग्रेड वेतन। चूंकि हम 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं इसलिए हमें केवल मूल वेतन वाले कॉलम में एंट्री दर्ज करनी है। यदि कोई कर्मचारी साथी ऐसे हैं तो उन्हें मूल वेतन वाले में मूल वेतन और ग्रेड वेतन वाले में ग्रेड वेतन दर्ज करना होगा। यदि किसी कर्मचारी साथी को 6वां वेतनमान प्राप्त हो रहा है उस स्थिति में महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा, अन्य में मान लीजिए वाहन भत्ता या कुछ आपको मिल रहा है तो वो आप दर्ज करे देंगे। और योग, उसके बाद कटौतरा का कॉलम आ जाता है, जीपीएफ, एनपीएस, जीआईएस और वृत्ति कर। इसमें ये जो योग का कॉलम है इसी कॉलम के आधार पर आपके आयकर गणना पत्रक की जो प्रविष्टियां हैं मुख्य पृष्ठ पर वो की जाएंगी और इसी के आधार पर आपका कर निर्धारण होगा, यानी कि टैक्स निर्धारित होगा। योग में हम देखें, यहाँ पर हमने टोटल किया हुआ है 5,44,981 वेतन शीर्ष से ये हमारी कुल आय है 12 माह की। आयकर गणना पत्रक के मुख्य पृष्ठ पर हमें सबसे पहले आपको अपना जो बेसिक जानकारी है वो इसमें दर्ज करना है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पद नाम, आपकी संस्था, आपका स्थायी खाता क्रमांक, आधार नंबर, बैंक डिटेल, जन्म दिनांक, ये सारी चीजें आपको इसमें दर्ज करनी होंगी। उसके बाद में जो वेतन पत्रक मासिक संचित लेखा में आपने तैयार किया है तो वेतन शीर्ष से जो योग वाला कॉलम है, योग वाले कॉलम का जो ओवरऑल टोटल है वो मदानुसार गणना में आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था 5,44,981। अब आप देखेंगे कॉलम क्रमांक 2 में यदि आपकी अन्य सोर्सेस से कोई आय है, जैसे गृह संपत्ति से, कारोबार से, पूंजी से या अन्य लाभ, तो हमने अन्य लाभ में भी यहाँ पर दर्शाया है 1,45,215। यदि आपके पास अन्य आय नहीं है तो आप इसे नील रख सकते हैं कॉलम नंबर 2 को। तो कॉलम नंबर 1 में 5,44,981, कॉलम नंबर 2 में 1,45,215। यदि हम कॉलम नंबर 3 में देखें तो सकल कुल आय, इसमें हम 1 और 2 की जो ओवरऑल राशि है उसे जोड़ देंगे। जब हमने इन दोनों का टोटल किया तो हमारी कुल आय निकल कर आती है 6,90,196 रुपये। अब इसी पर हमारा कर निर्धारित होगा। अब देखिए कॉलम क्रमांक 4 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें बहुत सारे कर्मचारी भ्रमित हैं कि क्या एनपीएस की राशि घटाई जानी है या नहीं, क्योंकि इसमें दिया है एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता जिसने आपको नियुक्ति प्रदान की है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों को एनपीएस में अंशदान के रूप में राहत राशि प्रदान करती हैं। कई राज्यों में 10%, कई राज्यों में 14%। यदि आप अपने वेतन शीर्ष से आय में जो राशि एनपीएस में राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई है वो आप जोड़ेंगे तभी आप यहां पर एनपीएस में से उसको घटा सकते हैं। क्योंकि हमने नहीं जोड़ा है तो हम उसे घटाएंगे भी नहीं, और यदि जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं तो बात बिल्कुल बराबर होती है। इसलिए आप उसे ना जोड़ें और एनपीएस में कोई भी राशि आप ना घटाएं। उसके बाद में आप देखेंगे जैसे कुछ अन्य कॉलम दिए हुए हैं, परिवार पेंशन आय पर कटौती, 5,000 रुपए तक के उपहार इसमें आ जाएंगे। जैसे आपने कहीं दान किए हो उसकी यदि आपके पास रसीद हो तो उस तरीके से आप ये कटौती करवा सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छूट, उपादान, दैनिक भत्ता और विकलांग व्यक्ति के लिए जो परिवहन भत्ता मिलता है उसे भी आप इसमें से घटा सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए मानक कटौती 50,000 है तो हमने यहाँ मानक कटौती में 50,000 रखा है। इसके अतिरिक्त हमने किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पर अंकित नहीं की है। कॉलम क्रमांक 5 में यदि हम देखें तो कुल छूट की राशि, तो आप देखेंगे कॉलम क्रमांक 4 में का से लेकर डा तक के कॉलम में हमने केवल का कॉलम को फिल किया है 50,000, तो कुल छूट की राशि यहाँ पर 50,000 आ जाएगी। उसके बाद यदि आप देखेंगे कर योग्य आय,
तो कर योग्य आय में हम क्या करते हैं, जो 50,000 हमें कुल छूट की राशि प्राप्त हुई है उसको हम कॉलम क्रमांक 3 की जो सकल आय है उसमें से घटा देंगे। यानी कि कॉलम क्रमांक 3 की कुल सकल आय में से हम कॉलम क्रमांक 5 की कुल छूट की राशि को माइनस कर देंगे। इस तरीके से यदि हम देखें तो 6,40,196 रुपए हमारे पास कर योग्य राशि निकल कर आती है। अब इस पर हम अगले कॉलम में टैक्स की गणना करेंगे, कॉलम क्रमांक 6 में ही आप देख सकते हैं आयकर की गणना 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स लगता है। तो हमने यहाँ पर दर्शाया है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। चूंकि हमारे पास जो राशि है वो है 6,40,196 रुपए, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब राशि बचती है 3,40,196 रुपए। तो 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है। तो हमने यहाँ पर दर्शाया है 3 लाख का 5%। तो जब हमने 3 लाख का 5% निकाला तो 3 लाख से 6 लाख तक का 5% के सामने वाले कॉलम में राशि निकल कर आएगी 15,000 रुपए। चूंकि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था और 3 लाख तक हमने 5% निकालकर 15,000 यहाँ पर अंकित कर दिया है। ओवरऑल जो राशि है वो हो चुकी है 6 लाख रुपए। अभी भी शेष है 40,196 रुपए। यदि आपकी आय 6 लाख से ऊपर है, 6 लाख से 9 लाख तक, तो 10% टैक्स लगेगा। तो 6 लाख तक की आय पर हम टैक्स गणना कर चुके हैं। अब उससे ऊपर कितना है, 40,196 रुपए। इसका हमने 10% निकाला तो 4,020 रुपए निकलकर सामने आया था। इस प्रकार आप देखेंगे 2 कॉलम हमने यहां पर फिल किए हैं। 3 लाख से 6 लाख तक में 15,000 रुपए, 6 से 9 लाख तक में 4,020 रुपए। ये जो राशि है वो शुद्ध आयकर हमारा बनता है। अब कॉलम क्रमांक 7 में आप देखेंगे जो प्रविष्टियां कॉलम क्रमांक 6 में हमने किए उनका जोड़ हम कॉलम क्रमांक 7 में रखेंगे। तो आप देखेंगे 2 प्रविष्टियां यहां पर हैं, 15,000 और 4,020। इन दोनों का हमने टोटल किया, शुद्ध आयकर निकल कर आता है 19,020। इसी प्रकार कॉलम क्रमांक 8 पर हम आते हैं। 7 लाख तक आय पर 25,000 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट। तो हमने यहाँ पर 25,000 यहाँ पर रखा है मदानुसार गणना वाले कॉलम में। और परिणाम राशि में यदि हम देखेंगे तो जो कॉलम क्रमांक 7 की परिणाम राशि है 19,020, उसमें से हम कॉलम क्रमांक 8 की राशि को माइनस कर देंगे। यानी कि 19,020 में से 25,000 हम माइनस करेंगे तो माइनस के 5,980 जो रुपए हैं वह निकलकर सामने आते हैं, जो राशि है वह निकलकर सामने आती है। हमने विशेष विवरण में यहां दर्शाया भी है 19,020 में से 25,000 घटाने पर। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो कॉलम क्रमांक जो 11 है भुगतान योग्य कुल आयकर, यहाँ पर नील प्रदर्शित हो जाती है क्योंकि राशि माइनस में आ रही है। ये सवाल हो सकता है। कॉलम क्रमांक 8 में स्पष्ट किया गया है यदि आपकी आय 7 लाख तक है, 7 लाख से ऊपर नहीं, केवल 7 लाख तक है, तो आपको 25,000 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट मिलेगा। और चूंकि हमारी जो आय थी वो 6,40,196 रुपए थी, यानी कि 7 लाख तक या उससे कम थी, तो ऐसी स्थिति में हमें 25,000 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट यहाँ पर मिला है। और जो हमारा शुद्ध आयकर बना था वो 19,000 ही बना था, जबकि 25,000 तक की हमें छूट है। तो माइनस 5,980 यहाँ पर शुद्ध आयकर निकल कर आता है, यानी कि माइनस में है, हम पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो कर्मचारी साथी हैं वो अपना आयकर गणना पत्रक 2023-24 बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। साथियों, हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो वो बिना किसी सोचे आप न्यू रिजीम के आधार पर जो आयकर का गणना पत्रक है वह आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास बेसिक कटौतियां बहुत अधिक हैं, उस स्थिति में आप एक बार आयकर गणना पत्रक पुराने टैक्स रिजीम के आधार पर भी तैयार करके देख लें। जिन दोनों में आपको लगता है कि आयकर जिसमें कम लगता है, आप उस आधार पर अपना आयकर गणना पत्रक तैयार कर लें, क्योंकि कर्मचारियों के लिए विकल्प दिए गए हैं वो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी टैक्स रिजीम व्यवस्था को बदल सकते हैं। यदि इस वर्ष आपको लगता है कि पुराने आधार पर आप यदि टैक्स पे करते हैं तो आपका कम टैक्स लग रहा है, तो आप उसी आधार पर भरें, अगले साल आप न्यू टैक्स व्यवस्था में जा सकेंगे। और यदि अभी आपको लग रहा है कि न्यू टैक्स व्यवस्था आपको चुननी चाहिए तो आप अभी भी न्यू टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं। और आगे यदि आप ओल्ड टैक्स व्यवस्था चुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको छूट रहेगी। तो इस तरीके से कर्मचारी साथियों के लगातार इस चीज को लेकर प्रश्न आ रहे थे। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आयकर गणना पत्रक से संबंधित था।
मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।